तो हेलो बच्चों एवं मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा था। तो हम इस चैप्टर का आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये हमारा अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद में देख लेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर का हम लोग का कि किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। कौन कौन से तीन कारण थे जिसके कारण शहरों की जो स्थापना हुई, आधुनिक शहरों की स्थापना हुई। तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। पहला औद्योगिकरण, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा विश्व के विशाल भूभाग पर उपनिवेश शासक की स्थापना। और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। देखिए, जो तीन कारण थे जिसके बाद में आधुनिक शहरों की स्थापना हुई, उन तीन कारणों में जो पहला कारण दिया गया है वह पहला कारण दिया गया है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। रुक जाइए, थोड़ा सा पेन हम दूसरा ले लेते हैं। पेंसिल का जो पेन होगा वह पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आप लोगों को दिखे भी, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो पहला कारण जो निकल के आया वह निकल के आया औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा निकल के आ गया जो उपनिवेशवाद की स्थापना हुई, वह दूसरा कारण बना। जो तीसरा कारण बना वह लोकतंत्र बना। इन्हीं तीन कारणों के कारण आधुनिक शहरों की स्थापना हुई, जो हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो तीन ऐतिहासिक कारण यही हो जाएंगे। पहला औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा उपनिवेश शासक की स्थापना, तीसरा लोकतंत्र का उदय। इन्हीं कारणों से क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना है। चलिए, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस अभिनेता के आधार पर किया जाता है। अभिनेता के आधार पर, किन कारणों के आधार पर नगर एवं शहरों ग्रामीण क्षेत्रों की हम लोग अंतर करते हैं, दोनों का आधार अलग क्योंकि कैसे किया जाता है। दूसरा का अति लघुत्तरीय प्रश्न है हमारा कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस आधार पर करते हैं। उस समाज का आधार क्या है वर्गीकरण करने का। तो समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। गांव की आबादी कम होती है, नगरों की आबादी ज्यादा होती है। अब भी और भी बहुत सारे कारण होंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। आगे निकल के आ रहा है आपका, गांव में क्या होता है, आजीविका। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का आधार होता है। गांव में खेती और पशुपालन क्या होता है, आजीविका का आधार होता है। आजीविका का आधार। शहर में व्यापार और उत्पादन। गांव में आजीविका का आधार खेती और पशुपालन है, जबकि शहर में क्या है, तो व्यापार और उत्पादन है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है, जबकि शहर में प्रदूषित। शिक्षा व्यवस्था अधिक होती है। गांव की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह कमजोर होती है, लेकिन शहरों की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह बेहतर तरीके से होती है। तो हम लोगों ने देखा कि जो नगर और ग्रामीण में अंतर है, उनमें पहला अंतर है कि गांव की आबादी जो होती है वह कम होती है, शहरों की आबादी अधिक होती है। दूसरा कारण देखे कि गांव की आजीविका का जो साधन होता है वह होता है कृषि और पशुपालन, अर्थव्यवस्था का आधार। दूसरा, शहरों में अर्थव्यवस्था का व्यापार और उत्पादन देखे थे। गांव की जो प्राकृतिक वातावरण होती है वह स्वच्छ होती है, जबकि जो शहरों की प्राकृतिक वातावरण होती है वह प्रदूषित होती है। यही कारण है ग्रामीण शहर एवं नगर में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न निकल के आ रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण का नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय के दो कारण, मतलब कि गांवों में और नगरों में जो दो कारण है वह जनसंख्या घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और गांव की आबादी का जो बड़ा हिस्सा होता है वह कृषि से संबंधित जुड़ा होता है। दोनों की अगर अर्थव्यवस्था का आधार देखा जाए नगर का और ग्राम का,
यानी गांवों का। तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था का आधार होता है वह कृषि होता है। अधिकांश जो गांव की अधिकांश आबादी होती है वह कृषि व्यवस्था में लगी होती है, जबकि शहरों की आबादी का अधिकांश भाग वह उत्पादन एवं व्यापार में लगी होती है। देखिए अब चौथा अति 4 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि गांव में कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। गांव में कौन कौन सी कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलाप होता है उसके बारे में देखिए। तो गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय में से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। गांव में जो गांव की जनसंख्या है उसका अधिकांश भाग किस काम में लगा हुआ है, कृषि से संबंधित कार्यों में लगा है। और उससे से जो उत्पादित वस्तुएं होती है, कृषि से जो उत्पादन होता है उसी को बेचकर वही उनका कथी है, आय का स्रोत है। आय का प्रमुख स्रोत वही होता है जो कृषि उत्पाद होता है, वही उनकी आय का क्या है, प्रमुख स्रोत है। अब हमारा 5वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि शहर किस प्रकार की प्रक्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो शहर व्यापार से संबंधित क्रियाओं से जो शहर होता है वह व्यापार से संबंधित क्रिया होती है उनमें ज्यादातर। यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार बेहतर तरीके की संभावना होती है, जिसके कारण लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं। आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। जो व्यापार के कारण और धर्म की व्यवस्था के कारण ही क्या हुआ कि वहां क्या हुआ कि शहरों में लोग जाना पसंद करने लगे, रोजगार की तलाश में और धर्म को बेहतर बनाने के लिए। दिया आपका 6 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, यह हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है और शहर को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। जो आधुनिक वस्तुएं, जो आजकल की जो नए जनरेशन निकल के आ रहा है, और ज्यादातर जो बनी हुई वस्तुएं होती है वह शहरों में ही दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है जो आधुनिकता है वह शहर का ही प्रतीक माना जाता है, जहां नित्य प्रति नई नई तकनीक व विचार खोज होता रहता है। दिन प्रतिदिन हर एक दिन कुछ ना कुछ नया खोजने के प्रयास में लोग रहते हैं, शहर के लोग। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के उत्तरीय प्रश्न है हम लोग का। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है। विशेषाधिकार मतलब कि जिन शहरों में जिनको विशेष अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम रहती है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। ऐसी विचारधारा क्यों बनी हुई है, ऐसी भावना से लोग क्यों सोचते हैं। देखिए किसी भी नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ही होता है, मतलब जिनको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है उनकी संख्या बहुत कम होती है। ऐसी मान्यता का मुख्य कारण है पूंजी का असमान वितरण। किसी के पास रुपया पैसा ज्यादा है, किसी के पास रुपया पैसा कम है। जिनके पास रुपया ज्यादा है उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है, और जिनके पास पैसा कम है उनके पास अधिकार भी कमी नहीं है। और उनकी संख्या कभी मतलब कि जिनके पास अधिकार कमी, जिनके पास पैसा कम है उनकी संख्या ज्यादा है, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनकी संख्या कम है। इसलिए यह भावना उत्पन्न होती है जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। जिनके पास रुपया पैसा ज्यादा है, काफी ज्यादा, वो कथी कहलाते हैं, पूंजीपति वर्ग कहलाते हैं। उनकी संख्या मुट्ठी भरी है और अपनी पूंजी के बल पर वह हर कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर लेता है। जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं, रुपया पैसा की कोई नहीं है, वह हर वक्त किसी ना किसी क्षेत्र में अपना रोजगार का तलाश ढूंढ लेते हैं, वह वहां सफल हो जाते हैं। अब आपका 8वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न निकल के आ रहा है कि नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी। जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के जो आपके मौलिक अधिकारों की जो संख्या 6 है, तो बहुत सारे प्रकार के जो नागरिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की चेतना कब विकसित हुई, किस आंदोलन से विकसित हुई। तो नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का जो विकास हुआ उसका मुख्य कारण था आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास से जुड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण क्या है, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास है। रुपया पैसा हो जाने के कारण अगर राजनीति में उतरते हैं, उसके बाद में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती है, तो लोग अपने अधिकारों को ढूंढना चालू कर देते हैं, लोग अपने अधिकारों को पहचानने लगते हैं। नई शिक्षा रहेगा तो हम अधिकार पता ही नहीं रहता कि हमको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो हमको उसको खोजेंगे कैसे। क्योंकि लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए राजनीतिक अधिकारों को जानना जरूरी हो गया।
इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ कि नागरिक के अधिकारों का क्या पता चला। अगला है हम लोग का अति लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न ही है। अगला लघुतरीय प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। जो व्यवसाय है, जो लोग व्यापारी है, उन्हें व्यवसाय की तलाश में, काम धंधा की तलाश में, यह जब काम धंधा की तलाश में जो रोजगारों की नौवा क्वेश्चन है हमारा, नौवा लघुतरीय प्रश्न है हमारा, 9 नंबर लघुतरीय प्रश्न है आप। नौवा लघुतरीय प्रश्न है हम लोग का, व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से, देखिए व्यवसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवसाय के जिनके पास व्यवसाय थी, जिसके पास कमी मतलब कि जिनके पास काम था, उन्होंने अपना रोजगार चालू किया, फैक्ट्रियों की स्थापना की, तो यह व्यवसायिक है। और पूंजीवाद यानी पूंजी, व्यवसाय के लिए अगर पूंजी होती, उन्होंने ही नगरों के उद्भव में काफी योगदान दिया, क्योंकि इनके कारण ही नगरों में शिक्षा, यातायात सुविधाएं आदि का विकास हो पाया। जिनके पास पैसा था वही शिक्षा का व्यवस्था कर पाए, यातायात के लिए परिवहन की व्यवस्था कर पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं का भी विकास कर पाए। व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के मुख्य आधार थे। व्यापार की और भी आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को और भी आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को और भी सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने नगरों की स्थापना की। व्यवसायिक पूंजीवाद के कारण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती गई, जिससे नगरों के उद्भव को काफी बल मिला। अब 10वां अति लघुतरीय प्रश्न है आपका, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही। मध्यम वर्ग में जिसमें शिक्षक, डॉक्टर, बहुत सारे लोग आते हैं, उनका क्या योगदान रहा शहरों के विकास में, इसके बारे में समझिए। मध्यम वर्ग एक शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा, जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया, एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में भी स्वीकार किया गया। मध्यम वर्ग को ही बुद्धिजीवी वर्ग कहा गया, उन्हें समान आय प्राप्त करने वाला कहा गया। इनमें कार्यरत जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे। मतलब कि इनकी पेशा अलग अलग है, कोई शिक्षक है तो कोई वकील है, तो कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, कोई क्लर्क है, कोई अकाउंटेंट्स है, परंतु उनके जीवन का जो आदर्श है, उनका जो लक्ष्य है वह एक था। आर्थिक स्थिति में भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में इनका उद्भव हुआ, तो इनका कहीं ना कहीं शहरों के विकास में, नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा मध्यम वर्ग का। अब आपका 11 नंबर आपका लघुतरीय प्रश्न है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। जो श्रमिक वर्ग शहरों में है, जो मजदूर, जो श्रमिक शहरों में है, वह किन परिस्थितियों में है। तो शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण, फैक्ट्री प्रणाली की जब स्थापना हुई, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिहीन कृषक, जिनके पास, जो ग्रामीण इलाका के थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, तो भूमिहीन कृषक रोजगार की तलाश में, काम धंधों की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे उनकी स्थिति और भी कथी हो गई, बदतर हो गई। वे शहरों में आकर भी क्या होने लगे, बेरोजगार होने लगे। 12वां क्वेश्चन दिया है, शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया कैसे। अब शहरों में नई समस्याएं कौन कौन सी थी। तो शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी, काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी संख्या अधिक हुई, जिसने एक नई समस्या को जन्म दिया, जिसमें आवास की समस्या, जलापूर्ति की समस्या, प्रदूषण की समस्या, यातायात संबंधी समस्या आदि प्रमुख समस्या थी। जो कृषक वर्ग थे, जो मजदूर थे, उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। और उनकी संख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ कि आवास की समस्या, रहने योग्य भूमि ही नहीं, रहने योग्य घर ही नहीं था, जल पीने योग्य पानी की कमी हो गई, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई, यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई। इन सब यह समस्या है जो यह नगरों की समस्या है, नई समस्या है, पहले नहीं थी, जब नगरों का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। अब हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में हम लोग का पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले, कि शहरों का विकास किस प्रकार से हुआ, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ना शहरों के लिए, उन सबको देखते हैं। देखिए उत्तर देखने में मिलता है कहीं आधुनिक काल से पूर्व, मतलब आज के समय से पहले,
शहर व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। व्यापार करने के लिए और अपने धर्म से तो निश्चय मुक्ति पाने के लिए, धर्म से अब क्या होता है कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है धर्म को विशेष महत्व दिया जाता है, शहरों में धर्म को तनी से कम भी महत्व दिया जाता है तो काम चल जाता है। तो धर्म से तनी से बचने के लिए और व्यापार करने के उद्देश्य से किसकी स्थापना हुई? शहरों की स्थापना हुई। उसके बाद में देखिए, वह क्षेत्र जो बंदरगाहों के किनारे बसे थे, जो धार्मिक स्थल के रूप में भी भारी संख्या को आकर्षित करते थे। गांव से शहरों का विकास एक प्रक्रिया है। गांव से शहरों का विकास एक विशाल प्रक्रिया है, काफी लंबी प्रक्रिया है। शहरों के विकास की पृष्ठभूमि मध्यकालीन सामंती समाज की सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल्य 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर था। मतलब जो मध्यकालीन और सामाजिक सामंती व्यवस्था थी, मध्यकालीन जीवन था, वो 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर पहुंच गया, काफी उत्तीर्ण, काफी ऊपर चला गया। जीवन स्तर सबका धीरे धीरे क्या हो गया? सुधरने लगा। कई प्रतिरोधों के पश्चाताप भी इस व्यवस्था ने एक नई एवं बाह्य शक्तियों को जो इसे परिवर्तित करना चाहती थी यथासंभव निर्मित रखा, रोका और अपने में समाहित किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपाटी के प्रति ऋणी होती है। देखिए ध्यान से समझिए, जो पहले से समाज चल रहा था उस समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, कुरीतियों को सुधारने के लिए जो शिक्षा व्यवस्था और भी आगे बढ़ी, व्यापार का भी सिलसिला आगे जारी रहा, तो धीरे धीरे लोग क्या होने लगे कि शहरों की तरफ आकर्षित होने लगे और शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण उसका तेजी से क्या हुआ? विकास होने लगा। यही बात कहा गया है। किंतु नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती है जो अधिक लौकिक एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित थी। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। आधुनिक शहरों के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। शहरीकरण की जो 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया है वह इस प्रकार से है। पहला दिया औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, तीसरा दिया है लोकतंत्र आदर्शों का विकास। इन सब प्रक्रियाओं के कारण ही किसका विकास हुआ? नगरों का विकास हुआ, जो 3 चरण में हुआ है। इस तरह ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर, जो गांव एवं सामंती व्यवस्था से हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग के जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। जो शहरों की स्थापना हुई वह एक आधुनिक घटना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले घटी हुई थी उन सब चीजों को सुधार कर, जो पुरानी अर्थव्यवस्था चल रही थी, जो प्राचीन एवं लौकिक व्यवस्था चल रही थी, उनको सुधार कर धीरे धीरे आधुनिकतावाद में जीने का लोग प्रयास किया और शहरों की स्थापना की। देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता को स्पष्ट करें। ग्रामीण गांव में लोग जो गांव में लोग रहते हैं और जो शहरों में लोग रहते हैं उनके बीच क्या अंतर है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, गांव और शहर के बीच काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। गांव की आबादी कम होती है जबकि नगरों की आबादी ज्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा अगर देखा जाए, पहला क्या होगा कि गांव की आबादी कम होती है बल्कि नगरों की आबादी ज्यादा होती है। चलिए, दूसरा हो जाएगा गांव में खेती और पशुपालन आजीविका है बल्कि शहरों में क्या है? व्यापार और उत्पादन है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है जबकि शहर क्या होते हैं? प्रदूषित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं में अभाव होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा नहीं होती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार की उत्तम व्यवस्था रहती है। ग्रामीण जीवन में जहाँ सादगी देखने को मिलती है, ज्यादा चटक मटक देखने को नहीं मिलेगा, आपको सादगी देखने को मिलती है, वहीं शहरी जीवन में ज्यादा चमक धमक व भाग दौड़ देखने को मिलता है। शहर में आधुनिकताओं को बोलबाला होता है जबकि ग्रामीण में आधुनिकता से काफी दूर रहा जाता है। लोग गांव में क्या होता है कि प्राचीन तरीके से ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा डिंग डांग करने की जरूरत उनको नहीं होती है, थोड़ा सादगी भरा जीवन यापन करते हैं। कितना भी मतलब कि धनिक अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग कितना भी धनी हो जाए तो वह शो ऑफ ज्यादा नहीं करते, ज्यादा दिखावा नहीं करते हैं। लेकिन शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमाते कम है, दिखाते
ज्यादा है। तो इन्हीं के बारे में कहा गया है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस क्वेश्चन के तरीके से विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच में भिन्नता स्पष्ट करें। तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है हम लोग का, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव है। जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन है, इसके बारे में देखना है। शहरों में नए सामाजिक समूह बने, सभी वर्ग के लोग बड़े शहरों की ओर बढ़ने लगे, वह चाहे वह किसी भी वर्ग के हो, श्रमिक वर्ग हो, पूंजीपति वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या निम्न वर्ग के लोग हो, सब कहाँ बढ़ने लगे, शहरों की ओर बढ़ने लगे। शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन चला, महिलाओं ने मताधिकार का आंदोलन चलाया। आंदोलन के माध्यम से महिलाएं लगभग 1827 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगी, भाग लेने लगी। आधुनिक काल में महिलाओं ने समानता के लिए भी संघर्ष किया है कि भाई हम पुरुष और महिला क्या है, समान है, तो हमको समानता का अधिकार दिया जाए। शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है, परंतु नगरीय जीवन गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहर में लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर सामने आया। लोगों ने स्वार्थ की भावना को बढ़ाने लगे, लोगों ने स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी। अधिकाधिक धनपार्जन मतलब अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ने लगा। प्रतिस्पर्धा मतलब जन संघर्ष जारी रहता है कि भाई हम कमा ले कितना, कि हम कमा ले कितना, दो लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कुलस्ता और कुविचार भी बढ़ने लगे। कुलस्ता का मतलब उनमें अलगाव की भावना आने लगी, एक दूसरे के प्रति जो होता है जलन की भावना, वह आने लगी। और कुविचार भी आने लगे, खराब खराब विचार भी आने लगे कि दूसरे को मार दे, हरी कर दे, उसको लूट ले, कुछ भी कर दे। ये सब भावना जो होती है वह कुविचार में आते हैं, जिससे मानवता की भावना को काफी ठेस पहुंचा। लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला का हुआ कि भाई बोलबाला था। सामाजिक नगरीय जीवन में कितना होता है, आधुनिकता का बोलबाला रहता है। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक बन गए। व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने लगे। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकार आंदोलन चलाया गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिसे कम काम के बदले वेतन, मजदूरी मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल, विनिमय बीमा आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता थी। अभी चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। शहरीकरण की प्रक्रिया में जो व्यापारिक लोग थे उनकी क्या भूमिका रही, मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी क्या भूमिका रही, और मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी क्या भूमिका रही शहरों के निर्माण में, इसके बारे में समझना है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अब देखिए, व्यावसायिक वर्ग ने अपने व्यवसाय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वाणिज्य कार्य स्थलों जैसे जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्रों इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहां आबादी बढ़ने लगी। सामाजिक परिवर्तन होने लगा और छोटा सा क्षेत्र शहर में तब्दील होने लगा। उन्होंने ही सबसे पहले फैक्ट्री लगाया अपने व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए नए चीजों का निर्माण करना चालू किया। तो धीरे धीरे वहां जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जो छोटा सा क्षेत्र था वह बड़े क्षेत्र में क्या होने लगा, तब्दील होने लगा। मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगे। इस वर्ग से शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स इत्यादि विभिन्न पदों पर लोग आसीन होने लगे, वहां जाने लगे, वहां तक पहुंचने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब देखिए, गांव के किसान और मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों
एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। मजदूर वर्ग भी क्या थे, जो किसान थे, मजदूर थे, जो भूमिहीन इंसान थे, वे भी शहरों की ओर क्या होने लगे, पलायन करने लगे अपने रोजगार की तलाश में, काम धंधों की तलाश में। इस प्रकार कारण शहरीकरण की प्रक्रिया को काफी बल मिला। तो शहरीकरण की प्रक्रिया में जैसा कि हम लोग देखा है, वो व्यवसायिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी और जो मजदूर वर्ग थे, तीनों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांचवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। एक उपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए। बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। जो बंबई थी, जिसको वर्तमान समय में हम लोग मुंबई कहते हैं, वह औपनिवेशिक भारत की एक वाणिज्यिक राजधानी थी। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते, एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे, भेजे जाते थे। इसी से कहां से, मुंबई से, यानी मुंबई से। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर जो काम करने वाले थे एवं दुकानदार भी बंबई में बसे। कपड़ा मिले खुलने पर और भी अधिक संख्या में लोग इस शहर की ओर उन्मुख हुए। इस शहर में लोग आने लगे 1954 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई और 1921 ईस्वी तक वहां 85 कपड़े मिलें हो गई। 1954 में पहली कपड़ा मिल बनी, स्थापित हुई, लेकिन 1921 ईस्वी तक कितनी, 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे बाहर। 1931 तक लगभग 1/4 ही बंबई के निवासी थे, बाकी निवासी बाहर क्या बसे थे। ये जो 1,46,000 आप देख रहे हैं, उसका 1/4 ही वह मूल निवासी थे मुंबई के, लेकिन बाकी जो जनसंख्या थी वह कहां से आकर बसी थी, बाहर से आकर बसी थी। बंबई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 लाख वर्ग गज था। वहां प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। एक घर में कितना व्यक्ति, 20 व्यक्ति। मुंबई का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो सका, बल्कि 1800 ईस्वी के आसपास बंबई फोर्ट एरिया का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से नेटिव रहते थे और दूसरे में यूरोपीय या गोरे रहते थे। एक हिस्से जो बनाए गए थे वहां भारत के लोग रहते थे और दूसरे हिस्से में जो यूरोपीय लोग थे यानी गोरे लोग थे वह रहते थे। कोट आबादी उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में इसी तरह की उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रेसिडेंसियों शहर में भी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस तो सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मालाबार हिल से कोलबा के आखिरी छोर तक पश्चिमी घाट को विकसित करने का ठेका बैंक वेरिलेमेसन कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया गया कि वहां भी लोगों को क्या किया जा सके, बसाया जा सके। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे फोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू हुआ। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच में एक सूखी गोद का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल 22 एकड़ फ्लड स्ट्रेट बना डाला, जिसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। तो मरीन ड्राइव भी बनाया गया था। तो जो मुंबई का मरीन ड्राइव है वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी बेहतर शिक्षा पा सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।